गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। बेसिकली हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर हमने सेल के कुछ कंपोनेंट, कुछ स्ट्रक्चर और कुछ मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया है। आज हम देखेंगे जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इनसाइड द सेल, जिनको हम सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो सेल ऑर्गेनेली क्या होते हैं? ये एक लिविंग पार्ट है सेल के अंदर जो एक डेफिनेट फंक्शन को परफॉर्म करता है और इनकी अपनी एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। तो उनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली। अब ये जो सेल ऑर्गेनेली है, दीज आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल, कि ये सारे के सारे सेल के अंदर हमें देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है यहाँ पर हमें सेल ऑर्गेनेली देखने को नहीं मिलते हैं। और दूसरा, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ, जो रेड ब्लड सेल है मैमल्स के, मैच्योर रेड ब्लड सेल ऑफ मैमल्स, तो वहाँ पर भी हमें ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं ये देखने को नहीं मिलते हैं। तो अब आगे हम देखेंगे कि ये जो सेल ऑर्गेनेली है कहाँ कहाँ पर इनकी जो लोकेशन है सेल के अंदर कहाँ कहाँ पे होते हैं और ये किस तरह से फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो वर्ड क्या है यहाँ पर? एंडो मीन्स होता है इनसाइड और रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हम साइटोप्लाज्म के अंदर हमें इस तरह से एक नेटवर्क, मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क बना हुआ है। उस नेटवर्क को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है इनसाइड द साइटोप्लाज्म, दैट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं स्ट्रक्चर बताती हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये एक सेल है। सेल के अंदर दिस स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है ये होता है डबल मेम्ब्रेन, इस तरह से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस। जो अंदर की मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो बाहर की मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से आउटर मेम्ब्रेन जो है वो एक्सटेंडेड होती है और इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। और इस टाइप का स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन से हमें इस तरह की एक्सटेंशन देखने को मिलती है न्यूक्लियस के बाहर, तो इसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एग्जिस्ट करता है तीन फॉर्म के अंदर। एक तो आपकी इस तरह की फॉर्म जहाँ पर आपकी जो मेम्ब्रेन है एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्टैक्ड होती है, सच टाइप ऑफ फॉर्म इज नोन एज द सिस्टर्ने, इसको बोलते हैं हम सिस्टर्ने। और दूसरी दो फॉर्म और है जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एग्जिस्ट करता है। दूसरी है इस तरह से स्फेरिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं और इन स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वेसिकल। और तीसरा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दे आर अकर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल, इस तरह से ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पर ट्यूबुलर फॉर्म होती है, तो इसको बोला जाता है ट्यूबुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो सिस्टर्ने होते हैं दे आर कम क्लोजर टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के पास होते हैं। और ये जो ट्यूबुलस होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इट कम क्लोजर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होते हैं। अब आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे आर ऑफ टू टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ, हम देखते हैं एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है on the membrane of endoplasmic reticulum. This small tiny particle which is attached with the membrane of endoplasmic reticulum, that structure is known as ribosome. उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं राइबोसोम। तो अगर मैं यहाँ पर एक न्यूक्लियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती हूँ तो दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमने बोला इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे स्मॉल टाइनी पार्टिकल के स्ट्रक्चर जो है वो एसोसिएटेड होते हैं और इनको पार्टिकल को हमने बोला राइबोसोम।
राइबोसोम। तो ये जो राइबोसोम है, इसकी वजह से इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक रफ जैसी अपीयरेंस हो जाती है इसकी, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि इसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरे ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं जहाँ पर हमें ये राइबोसोम देखने को नहीं मिलते हैं विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उनको बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम वी कैन से दैट देयर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पर आपके राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, और दूसरे जहाँ पर नहीं अटैच्ड होते हैं उनको बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनकी जो अपीयरेंस है वो स्मूथ होती है, तो इसकी वजह से इनको बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जैसे यहाँ पे है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर ही एक्सटेंशन है मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये जो टाइनी पार्टिकल अटैच्ड है दैट इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पर अटैच नहीं है तो एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बट दे फंक्शन, तो ये क्या काम करते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या काम करते हैं। अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम अटैच होने के साथ साथ ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। बिकॉज जो राइबोसोम है उसको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं, तो इसका काम प्रोटीन की सिंथेसिस करना है, जिसकी वजह से जो जिस स्ट्रक्चर के साथ ये एसोसिएटेड होते हैं तो वो भी प्रोटीन की सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। और दूसरे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पर राइबोसोम इज नॉट अटैच्ड, तो वहाँ पर इसकी वजह से ये रोल प्ले करते हैं फैट की सिंथेसिस या लिपिड की सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। और अगर हम एक और फंक्शन देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो इसका काम क्या होता है, ये न्यूक्लियस से मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये क्या करता है, मटेरियल को न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है इनटू द साइटोप्लाज्म। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमें उन सेल के अंदर देखने को मिलता है जहाँ पर ये प्ले करता है रोल इन द डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब अगर कोई वहाँ पर टॉक्सिक सब्सटेंस जो है उसकी सिंथेसिस हो रही है, तो उस टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको डिटॉक्सिफिकेशन में रोल प्ले करता है। तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा जो सेल ऑर्गेनेली लोकेटेड है इन द साइटोप्लाज्म दैट इज नोन एज गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस। तो ये जो गोल्जी अपरेटस है इसको हम देखते हैं, इसके जो ऑरिजिन हुआ है ये अराइज हुआ है फ्रॉम द जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उन्हीं से जो है इसका ऑरिजिन हुआ है। तो और जो सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया गया था, तो यहाँ पर साइंटिस्ट हैं कैमिलो गोल्गी, उनके द्वारा जो है इनको इस टाइप के स्ट्रक्चर को देखा गया है। कैमिलो गोल्गी, उन्होंने अपने नाम के ऊपर इस ऑर्गेनेली का नाम गोल्गी रखा था। कैमिलो गोल्गी एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था। तो अगर हम बात करते हैं गोल्जी अपरेटस की, तो ये जो गोल्जी अपरेटस है दीज आर अरेंज्ड इन इस तरह से एक डबल लेयर में स्ट्रक्चर होता है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है बट इस तरह से डबल लेयर में अरेंज्ड होते हैं, और इस तरह से इनकी जो टर्मिनल एंड है वो स्वलन हो जाती है। इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो ये एक गोल्जी अपरेटस है। तो इस तरह से 4 to 8 नंबर ऑफ जो स्ट्रक्चर हैं वो इस तरह से अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के ऊपर, इस तरह से होते हैं, पैरेलली अरेंजमेंट शो करते हैं इस तरह से। और दीज आर अराइज फ्रॉम द जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहीं से इनका ऑरिजिन हुआ है। तो ये गोल्जी अपरेटस है, दिस इज़ द गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस बोल दो या फिर गोल्जी बॉडी बोल दो। तो यहाँ पर ये जो गोल्जी बॉडी है ये भी हमें 3 फॉर्म में देखने को मिलती है। 3 फॉर्म कौन कौन सी है इसकी, इसकी भी एक फॉर्म है सिस्टर्ने, एक फॉर्म है वेसिकल, और एक फॉर्म है वैक्यूल, वैक्यूल की फॉर्म में देखने को मिलती है।
अब जब ये जो स्ट्रक्चर है सिस्टर्न, इस स्ट्रक्चर को हमने बोला सिस्टर्न, और इसके जो स्वोलन एंड है इनको बोला जाता है गोल्जियन वेसिकल। गोल्जियन वेसिकल। अब ये क्या करते हैं, यहाँ से ये जब यहाँ से सेपरेट होते हैं तो ये वेसिकल की फॉर्मेशन करते हैं, और उसी तरह से वैक्यूल की फॉर्मेशन भी यहाँ पर होती है। तो गोल्जी अपरेटस, और इनका जो मेन फंक्शन होता है, जो मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है उस मटेरियल को ये स्टोर करते हैं, स्टोरेज का काम करेंगे, और साथ ही साथ इनका काम होता है प्रोसेसिंग, उस मटेरियल की प्रोसेसिंग करते हैं। और इनका नेचर होता है सिक्रीटरी इन नेचर, या तो ये सेल के अंदर ही उस मटेरियल को सिक्रीट करते हैं, या तो फिर सेल के बाहर, जब उस मटेरियल की नीड सेल के बाहर है तो उसको बाहर सिक्रीट करने का काम करते हैं। तो जो मेन नेचर है गोल्जी अपरेटस का, वो पैकेजिंग में रोल प्ले करता है। पैकेजिंग के साथ साथ अगर हम देखें इसका फंक्शन जो है प्रोसेसिंग में है, और प्रोसेसिंग के बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका वो सिक्रीशन में देखने को मिलता है। तो जो ऐसे सेल जिनका सिक्रीटरी नेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर हमें लार्ज साइज़ के गोल्जी अपरेटस देखने को मिलते हैं, और ऐसे सेल जहाँ पर सिक्रीशन का नेचर नहीं है, जो सिक्रीटरी नेचर के नहीं होते, वहाँ पर स्मॉल साइज़ के देखने को मिलते हैं। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो गोल्जी अपरेटस सिंगल इन नंबर में देखने को मिलता है, और अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की तो वहाँ पर हमें डिफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं गोल्जी अपरेटस के। तो ये इस तरह से मटेरियल को ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के बाद सिक्रीट करने में रोल प्ले करता है। दैट इज़ द गोल्जी अपरेटस। और उसके बाद हम जो तीसरा इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है दैट इज़ द लाइसोसोम। तो ये जो लाइसोसोम है दैट अराइज फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस से ही आपके बने हैं यहाँ पर लाइसोसोम। गोल्जी अपरेटस यहाँ पर ये फॉर्मेशन करता है लाइसोसोम की। अभी जो लाइसोसोम होते हैं ये स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिनका काम होता है, यहाँ पर इसके पास बहुत ज़्यादा नंबर में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे। और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है तो एंजाइम का काम क्या होता है, कैटालिटिक रिएक्शन में रोल प्ले करेगा। तो जो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन कर देता है इन द सिंपल फॉर्म। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन का रोल प्ले करता है इनसाइड द सेल। और अगर कोई फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर आता है तो उस फॉरेन पार्टिकल को भी ये ब्रेक डाउन कर देता है, उसको भी छोटी छोटी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तोड़ कर रख देता है, ये जो लाइसोसोम है। और अगर मान लो सेल जो है वो सेल के अंदर स्ट्रक्चर फंक्शन अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो उस सेल के ऑर्गेनेली को, उस सेल को डिस्ट्रॉय करने में भी लाइसोसोम अपने ही सेल को क्या कर देता है, किल कर देता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जो लाइसोसोम है दैट इज़ नोन एज अ सुसाइडल बैग ऑफ सेल। इसकी वजह से इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल। और सेल को क्लीन करने में रोल प्ले करता है, जब कोई फॉरेन पार्टिकल अटैक करता है सेल के अंदर तो उसको किल करके सेल को क्लीन करने में रोल प्ले करता है। और यहाँ पर आगे हम देखते हैं जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है दैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सेल के अंदर जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इट अकर इन द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन है और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मीन्स यहाँ पर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इसके अंदर अपना एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसकी वजह से ये कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस करने में रोल प्ले करता है। अगर हम यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया का। और इसकी जो दिस वन इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और इसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन जो होती है अंदर की तरफ इस तरह से इंसर्टेड होती है, इस तरह से यहाँ पर। और इसके अंदर का अपना मटेरियल है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है। और
डीएनए है, ये सेल का माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। और साथ ही साथ इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास कुछ स्पेसिफिक और यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, राइबोसोम। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है कि ये सेल के अंदर यहाँ पर जो ग्लूकोज होगी, यहाँ पर आउटर एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को इनटेक करता है और उस ग्लूकोज को तोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी को यहाँ से रिलीज करता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इट प्ले रोल इन द सेलुलर रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जनरेट करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज इट जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को ये रिलीज करता है, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अगला सेल ऑर्गेनेली है, दैट इज़ द प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो हमें सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही देखने को मिलता है। प्लास्टिड आर ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। और ये जो प्लास्टिड है ये हमें 3 फॉर्म में देखने को मिलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं यहाँ पर ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसकी वजह से जो ग्रीन लीव्स होते हैं या जो ग्रीन कलर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं दे इम्पार्ट फॉर जो कलर आता है फ्रूट का, फ्लावर का, उसके लिए क्रोमोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल। और ल्यूकोप्लास्ट होते हैं कलरलेस प्लास्टिड, और इनका काम होता है फूड को स्टोरेज करना, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ऐसे मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पर अगर हम देखते हैं प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर अगर मैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल का न्यूक्लियस। और यहाँ पर न्यूक्लियस के बाद अगर हम देखें तो इस तरह से सेंटर में हमें लार्ज साइज का वैक्यूल देखने को मिलता है इन प्लांट सेल के अंदर, और इसके बाहर हमें इस तरह से सेल वॉल देखने को मिलती है प्लांट सेल के अंदर। अब इसके अंदर ही एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, तो उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लास्टिड, जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी तरह से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसको डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। अब अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जैसे ये है क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमें इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रेनम। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्रेनम। और यहाँ पर भी जो हमें फ्लूइड देखने को मिलता है उसको बोला जाता है स्ट्रोमा। अभी जो ग्रेनम है ये यहाँ पर होती है प्रोसेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो फंक्शन है वो यहाँ पर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर ग्रेनम है और यहाँ पे स्ट्रोमा है, तो यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस का। तो ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो लोकेटेड होता है सिर्फ प्लांट सेल के अंदर हमें देखने को मिलता है, एनिमल सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। तो इनके पास भी अपना एक स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, और इसकी वजह से ये भी प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में रोल प्ले करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो इसके पास भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड, या फिर हम बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। तो आपके जो फंक्शन अगर हम
ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये रोल करता है प्ले इन द स्टोरेज ऑफ मटेरियल। बेसिकली मटेरियल कौन सा, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इनको स्टोर करने का फंक्शन परफॉर्म करता है। और जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट देता है जो कलर आता है फ्रूट का या जो फ्लावर के लिए जो कलर आता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट आता है। और अब अगर हम बात करते हैं जो ऑर्गेनेली है हमारा बचता है वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या है, ये सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। अगर हम प्लांट सेल की बात करें जो वैक्यूल होता है इट इज़ लार्जर इन साइज। जैसे कि अगर हम यहाँ पर प्लांट सेल को देखते हैं, दिस इज द प्लांट सेल। अब प्लांट सेल के अंदर हमें इस तरह से बड़े साइज़ का वैक्यूल देखने को मिलता है सेंटर के अंदर। और ये जो बड़े साइज़ का वैक्यूल है इसका काम ये मैक्सिमम 60 टू 80% स्पेस को जो है ऑक्यूपाई करता है साइटोप्लाज्म का। और इसके अंदर जितना भी वाटर है वो स्टोर होता है। वाटर के साथ साथ यहाँ पर फूड की भी स्टोरेज होती है और जो वेस्ट है सेल का उसकी भी यहाँ पर क्या होती है, स्टोरेज होती है। तो जो वैक्यूल है इट प्ले रोल इन द स्टोरेज ऑफ वाटर, फूड की भी स्टोरेज करता है और मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल है सेल का उसको भी स्टोर करने का काम करता है। और अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होते हैं दीज आर स्मॉलर इन साइज, छोटे साइज़ के होते हैं वैक्यूल्स। इस तरह से सेल के अंदर हमें छोटे छोटे वैक्यूल दिखाई देंगे, इस तरह से छोटे छोटे वैक्यूल होंगे और इनका फंक्शन ये वाटर की स्टोरेज में रोल प्ले करते हैं। और अगर हम अमीबा के अंदर देखते हैं तो अमीबा के अंदर हमें वैक्यूल ऐसे वैक्यूल दिखाई देते हैं जो फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। तो उनको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल विच स्टोर द फूड इन द, हम देखते हैं अमीबा के अंदर देखने को मिलता है इस टाइप के वैक्यूल्स। और उसके बाद अगर हम जो लास्ट ऑर्गेनेली है दैट इज द राइबोसोम। राइबोसोम ये क्या होते हैं, इस तरह से स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो स्मॉल टाइनी पार्टिकल हैं दीज आर फ्रीली सिचुएटेड होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। या तो हम बोल सकते हैं ये फ्रीली प्रेजेंट होंगे या तो किसी ना किसी स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड होते हैं। जैसा कि हमने देखा पीछे कि जो राइबोसोम है दीज आर अटैच्ड विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये या तो किसी स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड होंगे बट ये फ्रीली भी प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या होता है, दे प्ले रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में ये रोल प्ले करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। और हमने देखा कि ये जो राइबोसोम है दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी ये देखने को मिलते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी देखने को मिलते हैं। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसके अंदर हमें जैसे जो हमारी सेल ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर भी अलग से इनकी जो है प्रेजेंस देखने को मिलती है क्योंकि इनका रोल जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में ये रोल परफॉर्म करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट राइबोसोम। तो थैंक यू।